वो नरगिस के लिए गाना देते हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। वो गाना जैसे भारत के एक नए सवेरे में जागने का गाना जी है। बिल्कुल। ये जो गाना है ये एक स्त्री की कामनाओं का, उसके सपनों का गाना है कि जैसे याद है आपको, पहले कांच का टुकड़ा लेके से चमकाते थे बच्चे, ऐसे शैलेंद्र फिलॉसफी से हमारी आंखों में से एक चमक बिखेरी नहीं, चले जाते हैं। और गलतियां इंसान से होती हैं, कुछ और नहीं, इंसान हैं हम। वाह। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण का अभिव्यक्ति का चैनल, यूट्यूब चैनल भाषा से जुड़िए। भाषा से जुड़िए में हम लोग बातें करते हैं लेखकों से, बातें करते हैं अभिव्यक्ति के कलाकारों से, अभिव्यक्ति के एक्सपर्ट्स से, और जानते हैं उनके ज़िंदगी में उस पल में ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने किताब लिखकर, गाना गाकर, कविताएं लिखकर खुद को अभिव्यक्त किया है। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक गीतकार की, एक ऐसे गीतकार की जिसे शाहिर ने एक बार कहा था उनके बारे में कि बाकी सब शायर हैं, वो अकेले गीतकार हैं। ऐसे गीतकार की जिसे राज कपूर कविराज कहते थे, और एक ऐसे गीतकार की जिसे इश्क, इनकलाब और इंसानियत का कवि कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गीतकार शैलेंद्र की, और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूनुस खान साहब। यूनुस खान साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं ये सिर्फ इतना कहता हूं कि वो मेरे बहुत 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 ही प्रिय हैं, हर दिल अजीज़ हैं। मैंने जितने लोगों से अपनी ज़िंदगी में बात की है जो यूनुस को कम से कम नाम से भी जानते हैं, वो यूनुस के बारे में पहला परिचय देते हैं कि यूनुस मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। साथ ही यूनुस बॉलीवुड संगीत के एनसाइक्लोपीडिया हैं, और मैं ये बिना ही किसी हिचक के बोल सकता हूँ कि वो एनसाइक्लोपीडिया हैं। आप उनसे किसी भी समय सोते जागते रात में 3 बजे भी फ़ोन करके अगर कहें कि यूनुस भाई ये गाना कौन से फिल्म से, किस गीतकार ने किस स्क्रिप्ट के ब्रीफिंग पे लिखा था, और वो नींद में भी बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है यूनुस भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो यूनुस भाई ने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है जो राजकमल प्रकाशन से आया है, और इस किताब का नाम है उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र। और आगे उन्होंने अपने अंदाज में शैलेंद्र के नीचे लिखा है, सिनेमा से रचे गाने, जिंदगी में बसे गाने। तो गाने जो यूनुस भाई के ज़िंदगी में है, और यूनुस भाई की ज़िंदगी तो खैर गानों में ही है, बॉलीवुड गानों में है ही। तो यूनुस भाई हम शैलेंद्र पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात यूनुस भाई मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं ज़रूर पूछता हूँ कि वो कौन सा पल होता है जब आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और आपको लगता है कि लिख के, पढ़ के, बोल के, सुना के, गीत गा के, कविता गा के, लिख के खुद को अभिव्यक्त करें। तो कब और क्यों आपको पहली बार लगा कि शैलेंद्र पे लिखना जरूरी है? प्रशांत जी, हुआ ये कि तकरीबन कोरोना वाला समय चल रहा था जब आनंद बख्शी की बायोग्राफी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी ने लिखी, और उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने कहा कि आप करेंगे क्योंकि आपको बख्शी साहब के गानों से बहुत प्यार है। जी। मैंने वो काम फॉर द लव ऑफ बख्शी साहब ले लिया और वो किताब आ गई। उस समय के आसपास या उससे पहले ये हुआ कि राजकमल प्रकाशन ने मुझे ये कहा कि जिया जले, जो नसरीन मुन्नी कबीर और गुलजार साहब की बातचीत है, उसका हिंदी अनुवाद गुलजार साहब की जबान में करना है। अच्छा। क्योंकि अंग्रेजी तो एक तरह से फ्लैट लैंग्वेज है, वहां गुलजार साहब वाला मिजाज नहीं है। जी जी जी। लेकिन जी। जब वो हिंदी में आए तो वो गुलजार के अंदाज में आए। जी। अरे वाह, अरे वाह। तो वो क्या बात जिया जले आई। जी। अब यूं हुआ कि 2 गीतकारों पर काम ऑर्गेनिकली हो गया, कोई प्लान उस तरह से नहीं था। और तब तक हम 2022-23 में आए और शैलेंद्र जी की जन्मशती मनाई जाने लगी। बिल्कुल। अब ये हो रहा था कि शैलेंद्र जी की जन्मशती पर कुछ किया जाना चाहिए, और एक दिन अचानक मुझे लगा कि नहीं, मैं शैलेंद्र जी पर लिखना चाहता हूं और मुझे जन्मशती पर ही ये किताब तैयार करनी है। पर
मैं बात क्या करूंगा? क्या मुझे बायोग्राफी करनी है? उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताना है? तो मुझे ये समझ में आया कि मैं वो करूंगा जो मेरा जुनून और शगल है, और वो है कि गानों का विश्लेषण किया जाए। तो जन्मशती के मौके पर यह किताब तैयार की गई और शैलेंद्र के 100 बरस ये हमारा टैग था उस वक्त। लेकिन थोड़ा सा हम प्रक्रिया में देर से आए तो वो टैग हमने निकाल दिया, पर शैलेंद्र के 100 बरस पर ही इस किताब पर काम हुआ। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये, मतलब आप लिखना चाह रहे थे शैलेंद्र को, और अब तो आप इसी मतलब रेडियो में हैं, तो तमाम गाने और तमाम गीतकार और तमाम म्यूजिशियन से आपका परिचय बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपका सबसे पहला परिचय कैसे होता है शैलेंद्र से? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मेरा अपना पहला परिचय कि मेरे घर में एक एलपी प्लेयर हुआ करता था, और उसके जो रिकॉर्ड प्लेयर्स हुआ करते थे, हरे रंग का एक रिकॉर्ड प्लेयर का कवर हुआ करता था, और उसके नीचे शैलेंद्र लिखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है, शायद मधुमती का वो था। तो वो मेरा पहला परिचय था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। क्या बात। और शैलेंद्र ने लिखा है इस गाने को। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होने लगा तो रेडियो से ही, और ये गीतकार हैं शैलेंद्र। आपका परिचय शैलेंद्र से पहला कौन से गीत से हुआ? देखिए, शैलेंद्र से जो पहला परिचय हुआ वो विविध भारती के किसी अनाउंसमेंट के जरिए ही हुआ। जैसा आपने जिक्र किया कि विविध भारती पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि गीतकार हैं शैलेंद्र, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राज कपूर की फिल्म के गानों के जरिए, मेरा जूता है जापानी जैसे गानों के जरिए, या जिस देश में गंगा बहती है के गानों के जरिए शैलेंद्र से शुरुआती परिचय हुआ। और बहुत लंबे समय तक मेरे जहन में ये बात रही कि शैलेंद्र राज कपूर के गीतकार हैं, राज कपूर की फिल्मों के गीतकार हैं। लेकिन बाद में जब फिल्म संगीत का शौक और गहरा होता चला गया, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, उन्होंने दूसरे निर्देशकों के लिए भी गाने लिखे हैं, और वहां उनका मिजाज दूसरा हो जाता है। जी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं सवाल किया और जो आपने जवाब दिया, यही से एक और सवाल फटाक से उठता है, और वो ये कि मेरा परिचय बिमल रॉय की फिल्म से हो रहा है जी, शैलेंद्र से, आपका राज कपूर के से हो रहा है। बिल्कुल। तो बिमल रॉय और राज कपूर दोनों के लिए शैलेंद्र ने बहुत काम किया है, मतलब भर के काम किया है। लेकिन बिमल रॉय की और राज कपूर की अगर हम बात करें, तो उन दोनों का सिनेमा बनाने का, कहानी कहने का अप्रोच एकदम अलग था। एकदम नए, दोनों दो स्कूल से आते थे, अलग ढंग से अपनी अपनी कहानी कहते थे। तो इन दोनों को के लिए जब शैलेंद्र काम कर रहे हैं, तो उनके काम में क्या अंतर दिखता है आपको, कि आप समझ जाते हैं ये तो बिमल रॉय के लिए किया गया काम है, इसलिए इसमें ये कलाकारी हुआ है, और ये राज कपूर के लिए किया गया है, उसमें वो कलाकारी है? तो कहाँ क्या अंतर दिखता है आपको? बहुत शानदार सवाल है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए, शैलेंद्र की जो फिल्म यात्रा है, उसके दो अलग अलग बहुत पक्के रास्ते हैं, राज कपूर और बिमल रॉय। राज कपूर शैलेंद्र को सिनेमा की दुनिया में लेकर आए 1949 फिल्म बरसात। जी बिल्कुल। लेकिन राज कपूर की यात्रा के साथ बरसात के लिए 2 गाने लिखे थे उन्होंने। 2 गाने लिखे थे। हाँ, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, एक ये लिखा था। क्योंकि मैं गाने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वैसे दर्शक जिनको शैलेंद्र तो मालूम है, लेकिन उनके गीतों से नहीं मालूम है, गानों से नहीं परिचय है, इसलिए एक बरसात में तुमसे, और दूसरा गाना कौन सा था? तिरछी नजर है। हाँ, तिरछी नजर है, पतली कमर है। हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बीच में बिमल रॉय मुंबई आए, और उन्हें अपने बिमल रॉय प्रोडक्शंस की शुरुआत करनी थी। लेकिन ये तय था कि उन्हें भी आम आदमी की कहानियां कहनी है। जी, वो बाकायदा जो नव जागरण से वो दौर था, पूरा दौर वैसा था। 2 बीघा जमीन के लिए उन्होंने शैलेंद्र का चुनाव किया। वाह, अब करना ही चाहिए था। मजेदार बात यह है कि एक तरफ खड़ी है 2 बीघा जमीन, दूसरी तरफ खड़ी है श्री 420। 2 बीघा जमीन में मजदूर सड़क के किनारे रात को अपने सारे काम मजदूरी करके आके बैठे हैं, महफिल जमी है, और बलराज साहनी गाना गा रहे हैं, अजब तुरी दुनिया हाय मोरे रामा, गजब तुरी दुनिया। सही बात है।
है ना। 2 बीघा जमीन में शैलेंद्र लिखते हैं कि पर्वत काटे सागर पाटे बाग लगाए हमने, और उसके आगे वो कहते हैं कि पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने, होके हमारी हो न सकी अजब तोरी दुनिया हाय मुरे रामा। दूसरी तरफ श्री 420 में सेम सिचुएशन में शैलेंद्र लिखते हैं छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं तो हूं अपने नसीब का बेटा, रंजो गम बचपन के साथी। अब समझ रहे हैं कि दोनों ही फुटपाथ के गाने, दोनों ही मुफलिस लोगों के गाने, मुफलिस लोग के, जी बिल्कुल। लेकिन यहां शैलेंद्र ज्यादा जनवादी और वोकल हैं, और वहां वो मजदूरों का दर्द उभार रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि होके हमारी हुई ना हमारी गजब तोरी दुनिया हाय मुरे राम। तो एक बात वहां पर, हाँ, तो एक बात मैं पूछ लूंगा, मधुमती के डायरेक्टर, मधुमती को साइन करते वक्त एक बार डायरेक्टर ने कहा था कि मैंने कैपिटलिस्ट से साइन करवा लिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये ऋतिक घटक जी ने कहा था कि वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि 2 कैपिटलिस्ट जब एक सोशलिस्ट कहानी कहने को तैयार हो रहे हैं, मैं कैपिटलिस्ट शब्द घटक जी से उधार लेकर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल राज कपूर साहब को और बिमल रॉय जी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं बस उधार लेकर ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्या इसमें भी मतलब इनके कहानी, जब ये कहानी कह रहे होते हैं तब भी क्या शैलेंद्र अपनी बात कहने का स्पेस ढूंढ लेते हैं? दोनों जगह ढूंढते हैं, यानी राज कपूर के यहां भी ढूंढते हैं, लेकिन यहां एक फर्क जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि शैलेंद्र बिमल रॉय के यहां ज्यादा आर्टिकुलेट हैं, ज्यादा जज्बाती हैं, ज्यादा नाजुक और नर्म हैं। जैसे कि वो फिल्म परख के गाने में लिखते हैं, खाक हो जाएं हम प्यार के नाम पर, इस जहां में थोड़ी रोशनी तो रहे। सही बात है, मेरे मन के दिए वाले गाने में लिखते हैं, या रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत। हाँ, ये तो अभी भी अगर ये गाना बज जाए कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, ओ सजना बरखा बहार आई लिखते हैं। राज कपूर के लिए वो लिखते हैं कि कहो कि अपनी प्रीत का गीत ना बदलेगा कभी, हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां, रातें 10 दिशाओं से। जी बिल्कुल। तो मैं जो ऐसे नौजवान हैं जो गीतकार बनना चाहते हैं या उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, इस किताब को जरूर पढ़िएगा बस, क्योंकि इस किताब में सिर्फ गानों का विश्लेषण नहीं है, वो बहुत हम्बल होकर यूनुस भाई ने बोल दिया है कि गानों का ही विश्लेषण वो किए हैं इस किताब में। इस किताब को आपको पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा कि कैसे एक स्क्रिप्ट राइटर या एक स्क्रीन प्ले का ब्रीफ गीतकार को दिया जाता है, और कैसे उस स्क्रीन प्ले को समझकर गीतकार गीत तैयार करता है कहानी के लिहाज से। मतलब पूरी कहानी सुनने के बाद वो 2 लाइन कैसे बोल पाता है, आवारा हूं गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं। क्या बात है। तो बताइए, ये कहानी बताइए आप, कैसे हुआ ये था कि शैलेंद्र मुंबई पहुंचे तो वो रेलवे वर्कशॉप में काम करते थे माटुंगा में जी, और एक दिन राज कपूर आए, तब तक बरसात के वो 2 गाने लिख चुके थे। राज कपूर ने कहा कि कविराज गाड़ी में बैठो, जरूरी काम से चलना है। वो लेके गए, ख्वाजा अहमद अब्बास नैरेशन सुना रहे थे। अच्छा, पूरा 2.5 घंटे का नैरेशन ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक कहानी का सुनाया। राज कपूर ने बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि नैरेशन आप समझते हैं कि जी बिल्कुल, सबसे गंभीर, सबसे इंपॉर्टेंट सिनेमा की बुनियाद हो रही है। जी जी। जब अब्बास साहब का नैरेशन खत्म हुआ तो राज कपूर ने शैलेंद्र से पूछा, कविराज क्या समझ में आया? शैलेंद्र ने कहा, आवारा था या गर्दिश में था आसमान का तारा था। और वो नेशनल एंथम बन जाता है, नेशनल एंथम बन जाता है, इंटरनेशनल एंथम बन जाता है, भारत का परिचय बन जाता है ये एक लाइन जी, कि आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं। और ये एक पुड़िया है जिसमें आवारा की पूरी कहानी समाई हुई है। जी, आप ये सोचिए कि 2.5 घंटे का नैरेशन सुन के बेसाख्ता वो ये बोल देते हैं जो लोग बहुत सोच कर लिखते हैं। जी 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 जी। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने उस गाने को पूरा
डेवलप किया होगा। जी। लेकिन जो पहला गीतकारी थॉट के बीज कितने जिसको गहरे जेम थे। ऑफ अ थॉट या जर्म ऑफ अ थॉट दोनों कहिए। बिल्कुल। जेम ऑफ अ थॉट भी है कि सोच का हीरा यही है, और जर्म ऑफ अ थॉट है कि यहीं से उपज भी ले रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या बात कही है आपने, क्या 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 एनेक्डोट है ये। तो इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा कि वो मतलब एक रोज राज कपूर आते हैं और गाड़ी से लेके चले, क्या था शुरुआती दिनों में मुंबई में, कैसे थे शैलेंद्र? देखिए, झांसी से मुंबई आए थे शैलेंद्र, और माटुंगा की वर्कशॉप में वो काम करते थे, और रेलवे के वर्कशॉप में। बिल्कुल रेलवे में नौकरी थी उनकी। जी। अब ये था कि इप्टा में एक्टिव थे, कवि सम्मेलनों में जाया करते थे। तो एक कवि सम्मेलन में उन्होंने एक कविता सुनाई, जलता है पंजाब। जी जी। ये वो कविता बंटवारे पे। बिल्कुल। अब ये हुआ कि ये कविता इसकी खबर राज कपूर तक पहुंची। दो तरह की चीजें सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज कपूर ने कविता सुनी थी और शैलेंद्र को राज कपूर को रिकमेंड किया था। कुछ लोग कहते हैं कि राज कपूर ने सुनी थी और उन्होंने, कुल मिला के ये है कि राज कपूर ने ऑफर दिया था कि आप मेरी फिल्म में गाने लिखेंगे। तो शैलेंद्र कतई इस बात के लिए राजी नहीं थे कि वो फिल्मों में गाने लिखें। वो कविता की दुनिया के मुसाफिर खुद को मानते थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। राज कपूर को इनकार कर दिया। उनकी फिल्म बन गई। अब जिंदगी की राहों में यूं होता है कि शैलेंद्र की पत्नी गर्भवती हैं, पैसों की जरूरत है, और मैंने अपनी खोजबीन में एक बात निकाली कि वो झांसी से एक चिट्ठी लिखती हैं कि समय पर पैसे आ जाएं। तो वहां उस चिट्ठी में वो एक लाइन लिखती हैं, देर न करना कि ये आस टूट जाए। शैलेंद्र को लगता है कि पैसों की व्यवस्था करनी होगी। वो राज कपूर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। ये किस सन की बात है? ये तकरीबन 48 की बात होगी। 48 में 500 रुपए का महत्व आप समझ 47 या सकते हैं। 48 की पैसों की जरूरत है। और वहां राज कपूर कहते हैं कि तुमने मुझे कोई साहूकार समझ रखा है क्या? नहीं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हम। राज कपूर पैसों की व्यवस्था करके शैलेंद्र को पैसे दे देते हैं। शैलेंद्र चले जाते हैं जी। बाद में वो पैसे लौटाने आते हैं, तब राज कपूर ये कहते हैं कि तुमने मुझे साहूकार समझ रखा, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तब तक बरसात फिल्म के बाकी गाने तैयार हो चुके हैं। शैलेंद्र राजी होते हैं और शैलेंद्र 2 गाने लिखते हैं, और ये लाइन, देर ना करना कि आस छूट जाए, बरसात के टाइटल सॉन्ग में आती है। अरे वाह, है ना? क्या और फिर पतली कमर है क्या जैसा गाना भी आता है। तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो कि कविता की दुनिया में सफर करना चाहता था, जिंदगी का इत्तेफाक उससे लेकर आता है सिनेमा की दुनिया में, और वो इतना बड़ा गीतकार इतने कम दायरे में। सन 1947-48 से 1966 तक का सफर है शैलेंद्र का केवल। जी। तो आपने जो बात किया कि जलता है पंजाब उन्होंने पहली बार सुनाया था, लेकिन फिर आपने कहा कि झांसी से मुंबई आए थे, तो क्या पंजाब कनेक्शन क्या था उनका? दरअसल उनके पिताजी पंजाब में फौज में नौकरी किया करते थे। अच्छा। और शंकर जी के पुजारी थे, आराध्य उनके शंकर जी थे। तो शैलेंद्र का जन्म जब हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शंकर शैलेंद्र रखा। जी जी। शायद दिनेश शंकर शैलेंद्र, दिनेश उनके बेटे हैं। शंकर शैलेंद्र इनका नाम शंकर शैलेंद्र जी। अच्छा। शंकर शैलेंद्र उनका नाम रखा गया। अच्छा। बाद में फिर परिवार इधर आके बस गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये उनका पंजाब कनेक्शन था। ठीक है, लेकिन हम जो पूरबिया के लोग हैं, हाँ, हम लोग क्लेम करते हैं कि शैलेंद्र बिहार से हैं। शैलेंद्र के गानों में जो पूरबियापन है, या जो फणेश्वरनाथ रेणु की जो मारे गए गुलफाम लेकर उन्होंने फिल्म बनाई तीसरी कसम, हम उन्हें क्लेम करते हैं। देखिए, जब शैलेंद्र को हर कोई क्लेम करना चाहेगा, हर कोई अपने अपने हिस्से का शैलेंद्र रखना चाहेगा और गौरवान्वित महसूस करना चाहेगा। तो भाई, आप एमपी वाले झांसी बोल के तो बहुत खुश हो गए, पंजाब वाले भी खुश हो जाते हैं, मुंबई तो खैर सबका है। हम पूरबिया लोगों के लिए शैलेंद्र का कौन सा हिस्सा है?
देखिए वो उनका जो परिवार है वो आरा जिले से ताल्लुक है, तो जाहिर है कि शैलेंद्र जी। पर बिल्कुल पूरबिया लोगों का प्रॉपर क्लेम है। जी। यहाँ मैं एक बात बताऊं कि शैलेंद्र के घर में बाकायदा भोजपुरी बोली जाती थी। शैलेंद्र भोजपुरी जानते थे, तभी तो आगे उनका कनेक्शन भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत तक जाता है। जी 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 जी, बहुत 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 सुंदर बात है। तो तो जो आप उनके शुरुआती दिनों की बात कर रहे हैं, मुफलिसी की बात कर रहे हैं, जलता पंजाब, किसी ने कभी कहीं पे मैंने पढ़ा था या सुना था कि जब शैलेंद्र आवारा सुनने गए और राज कपूर लेकर उनको गए थे अब्बास साहब के पास, तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को यूं लगा कि ये वेल्डिंग के आग से जिनका कुर्ता इतना हर जगह से छेद छेद सा है, वो क्या करने आया है यहाँ पर। शायद परिचय नहीं रहा होगा, तो वो ऐसा सोचे थे कि राज कपूर ऐसा किस व्यक्ति को सोफा पे बैठा के खुद नीचे बैठ रहा है और ये बात कर रहे हैं। तो जागते रहो की बात करनी अब जरूरी हो जाती है इस मुफलिसी की वजह से। ठीक है, क्योंकि आवारा का मुफलिसी में एक रोमांस भी है और विस्थापन का मुफलिसी है आपका, और वो एक सोशलिस्ट ये अप्रोच भी है, 2 बीघा जमीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जो पर्सनल मुफलिसी है, इंडिविजुअल मुफलिसी है, थियोरेटिकल मुफलिसी की बात नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी कह रहे हैं या वो रोमांटिसाइज्ड मुफलिसी की कहानी कर रहे हैं। जब पर्सनल मुफलिसी की कहानी आती है कि एक पानी पीने तक को कोई व्यक्ति मोहताज हो जाए, तो जागते रहो की बात करनी जरूरी हो जाती है। तो आपको लगता है कि जागते रहो में जो गाने लिखे गए उस पे शैलेंद्र के अपने शुरुआती दिनों के बहुत जोरदार असर है? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। दरअसल जागते रहो के जो गाने हैं वो अपनी सिचुएशन और अपनी पटकथा के लिए इतने ईमानदार हैं। फिल्म की शुरुआत होती है किस गाने से, याद कीजिए, जिंदगी ख्वाब है। जी बिल्कुल, है ना, मोतीलाल आ रहे होते, जी, रंगी को नारंगी कहे, फटे दूध को खोया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, चलती चाकी देख कर देख कबीरा रोया, और उसके बाद फिर जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ क्या। जी, यहां से वो शुरुआत होती है। और वहां देखिए एक मजेदार, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होंठों पर पड़ा, क्या शानदार लाइन है, क्या शानदार लाइन। लेकिन इसी फिल्म में वो नरगिस के लिए गाना देते हैं, जागो मोहन प्यारे जागो। वो गाना जैसे भारत के एक नए सवेरे में जागने का गाना जी, बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी तरफ एक अद्भुत गाना जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है ठंडी ठंडी सावन की फुहार, पिया आज खिड़की जली मत छोड़ो, खुली मत छोड़ो, पिया आज बाती जली मत छोड़ो। ये जो गाना है ये एक स्त्री की कामनाओं का, उसके सपनों का गाना है। और यहां शैलेंद्र एक स्त्री के मन को कितनी गहराई से समझ के अपनी बात कह रहे हैं, जहां पति जो है वो उसकी तरफ नजर भी नहीं डाल रहा है और उसको अपनी दुनिया से काट चुका है, वहां वो गाना आता है ठंडी ठंडी सावन की फुहार। तो शैलेंद्र की कुशलता के गाने हैं कि कैसे वो स्क्रिप्ट को अपने गानों में जज्ब कर लेते हैं और स्क्रिप्ट की जमीन पर अपने गानों की फसल उगाते हैं। बहुत सुंदर बात कही यूनुस भाई आपने। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इश्क, इंसानियत और इनकलाब, ये कोई नई बात नहीं है जो मैंने कही है शैलेंद्र के परिचय में। ये पहले भी कहा गया है, लोगों ने कहा है कि इश्क, इंसानियत और इनकलाब तीनों के गीतकार थे वो। लेकिन यूनुस भाई की किताब को पढ़ते समय मैंने एक लाइन लिखा, वो इसके सबसे आखिरी पन्ने पे मैंने लिखा है और अलग से भी लिखा कि यूनुस भाई की किताब को पढ़ते समय आपको जरूर मालूम चलेगा कि उनका चौथा एस्पेक्ट क्या है, और वो है महिला मन। क्या बात है, ये आपने इतनी खूबसूरती से इस किताब में डाला है कि शैलेंद्र का महिला मन कैसा था, वो महिलाओं की भावनाओं को किस तरह से समझते थे। तो जिन लोगों को लगता था कि शैलेंद्र के सिर्फ 3 एस्पेक्ट हैं, उनको ये पढ़ के जरूर मालूम चलेगा कि शैलेंद्र के 4 एस्पेक्ट्स हैं। बाकायदा। अब देखिए इस एस्पेक्ट पर तो बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिला मन वाले एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने रेफरेंस दे दिया है। कौन कौन से ऐसे 5 गाने आप बोलेंगे शैलेंद्र के
जिससे आपको आप बताना चाहेंगे कि ये प्रतिनिधि गाने हैं उनके महिला मन के, देखिए और उनका विश्लेषण भी साथ बिल्कुल में। मैं आपको बताता हूँ। जी सबसे पहले हम संगम फिल्म का गाना उठाते हैं। जी संगम फिल्म के गाने में वो कहती है कि तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, अब कुछ और मेरे पास नहीं। ऐ मेरे सनम, ऐ मेरे सनम, दो जिस्म और एक जान है हम, जी है ना। और वहां वो क्या कहती है, कुछ और नहीं, इंसान है हम। जी दाम्पत्य की राह एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जहां सब कुछ बिखरने और टूटने लगा है, और एक स्त्री ये कह रही है कि मैंने अपना तन, अपना मन, सब कुछ सौंप दिया है, और गलतियां इंसान से होती हैं, कुछ और नहीं, इंसान है हम। वाह, ये क्लाइमेक्स का गाना है जी। और आप ये देखिए कि इस गाने में जो संवेदनशीलता चाहिए थी वो कमाल की आती है शैलेंद्र के यहां। लेकिन यही शैलेंद्र परख में जब बिल्कुल निराशा से घिरी हुई नायिका है और घर खाली करना है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जिंदगी की राहों में अंधेरा है, वहां एक गाना लिखते हैं मेरे मन के दिए। वहां वो लिखते हैं, मैंने इससे पहले भी उसको कोट किया कि खाक हो जाएं हम जी प्यार जी की जी राह में, जी जी, है ना। खाक हो जाएं हम प्यार के नाम पर। जी तो आप ये सोचिए कि एक तरफ जहां यहां एक बहुत निराशा में डूबी लड़की की जिंदगी में रोशनी की किरण भरने का वो काम करते हैं, दूसरी तरफ संगम के बाद मुझे लगता है कि जिक्र करना चाहिए आम्रपाली का। जी, प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी। कितना अद्भुत गाना है, जहां आध्यात्मिकता और भौतिकता का संघर्ष है, और बहुत कम लाइनों में शैलेंद्र अपनी बात कहते हैं, बहुत कम शब्दों में वो अपनी बात बड़ी आराम से कह देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कितने गाने बताए अभी? तीन, दो हुए। आपने तीन बताए हैं। तीन बताए। ठीक है, देखो मैं भूल भी गया कि जी। अब हम आ जाते हैं एक ऐसे गाने की तरफ जो इतना लोकप्रिय है, पर मेरा अफसोस ये है कि उसे शैलेंद्र से जोड़कर नहीं देखा जाता। दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का गाना अजीब दास्तां है ये। अच्छा, कोई अंताक्षरी, कोई पिकनिक, पुराने वहां पे होना ही ये गाना होता है जी। और बहुत कम लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि ये गीतकार शैलेंद्र का गाना है। वो कहते हैं मुबारकें तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे खुद से दूर हो गए। आहा। अब ये सोचिए कि वो कश्मीर जाता है और शादी करके लौट आता है, और ये प्रेम में डूबी स्त्री उसके इंतजार में है, उसका दिल टूट गया है जी, और वो तटस्थ भाव से गा रही है, अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, है ना। सही बात है। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा गुबार से, ये ख्वाब देखती हूं मैं कि जब उठी हूं ख्वाब से। ये अद्भुत चीज है। महिला मन को समझने वाले शैलेंद्र आगे पीछे एक फिल्म मधुमती में लिखते हैं, मैं नदिया फिर भी मैं प्यासी, भेद ये गहरा बात जरा सी, आ मिल मेरे जीवन साथी। बिल्कुल, ये भी शैलेंद्र हैं। तो शैलेंद्र हर तरह से महिलाओं की सिचुएशन, उनके दर्द, उनकी पीड़ा को समझकर स्क्रिप्ट के दायरे में लिखते हैं। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं फिल्म गाइड पर। मैं सोच रहा था कि आप अभी तक नाम क्यों नहीं किए। जी, अब आप सोचिए कि वहां देव जो कि राजू गाइड बने, वो कहते हैं कि कल तक आप थी 30 बरस की, जो भी वो संवाद है, और उसके बाद आज लगती हैं 16 साल की एक लड़की, और उसके बाद वो गाड़ी जा रही है और वो मटका फोड़ते हैं और वो वहीदा रहमान अपने पूरे जोश में है एकदम, और कांटों से खींच के यहाँ चल, मैं कांटों से मतलब महिला का इससे बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि वुमेन लिबरेशन का ये एंथम होना चाहिए। बिल्कुल, कि कांटों से खींच के ये आंचल, डर है कहीं खो न जाऊं रास्ता नया। जी जी, ये भय भी है। जी जी, आप देखिए कि उस पूरी यात्रा में उड़ान तो है, लेकिन बीच में क्या बोलते हैं, डर है कहीं खो ना जाऊं रास्ता नया, आज फिर जीने की तमन्ना है ना। तो वो भी एक नहीं, ये पल को पकड़ना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब जिसको कहते हैं कि ओपनिंग द मोमेंट्स। बिल्कुल, तो वो पल को पकड़ना कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
मतलब कोई और छोड़ नहीं है ये हाँ। इच्छाओं का, मतलब महिला मन को कहीं ब्रैकेट में नहीं रखे हैं, इसी पल में हर चीज कर जाने का मन कर एक रहा है। वो स्त्री जो एक गलत शादी में फंसी हुई है जी। और एक विवाहित स्त्री, हिंदी सिनेमा में ये क्रांति है, कि नायक एक विवाहित स्त्री से प्रेम कर रहा है। अब वहां देखिए, मैं हूं गुबार या तूफान हूं, वो सवाल भी है। देखिए हाँ, कोई बताए कि मैं क्या हूं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए इतनी सारी चीजें कि मार्को जो है वो कतई उससे जुड़ा हुआ नहीं, जी नहीं। और शादी करके जैसे उसने एहसान किया है, तो एक बहुत सारा गुबार है मन, मैं हूं गुबार या तूफान। कितना करीब है स्क्रिप्ट के ये सारे गाने। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गीतकार अपने रॉ में कुछ लिखा है, नहीं, पूरी तरह से स्क्रिप्ट की जमीन पर मौजूद होकर लिख रहे हैं। और यही आपने इस किताब में बार बार चर्चा की है कि कैसे स्क्रिप्ट की जमीन पे मौजूद रहकर कोई अपनी बात कह सकता है। बिल्कुल, मतलब एक तो धुन है, म्यूजिक डायरेक्टर का अपना धुन है, मीटर है, बिल्कुल, और स्क्रिप्ट की जमीन पर खड़े रहकर अपनी बात भी कहनी है और किरदार के मुताबिक कहनी है, और खुद को छिपा भी नहीं ले जाना है कि मैं जो कहना चाहता हूं या चाहती हूं वो ना कह पाई, गीतकार ना कह पाया, वो भी नहीं है। गीतकार अपनी बात कह भी दे रहा है और उसके बाद भी स्क्रिप्ट से दूर नहीं हो रहा है। अब मैं मजेदार एक चीज आपको बताता हूं। हमने महिलाओं वाली बात कर ली, लेकिन आप स्क्रिप्ट में अपने जमाने की और अपने मन की बात, और वो भी हल्के फुल्के गानों में। नई दिल्ली फिल्म का एक गाना है, अरे भाई निकल के आ घर से, हाँ, अरे भाई दुनिया की रौनक देख फिर से। जी जी जी। उसमें वो कहते हैं कि पानी को तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद तारों को छुएगा एटमी घोड़ा। बिल्कुल, और वो हुआ। और ये 10 बरस पहले आती है ये बात, 57 के आसपास की फिल्म है जी। और उसके बाद फिर इंसान चांद पर गया 1969 में। जी बिल्कुल। शैलेंद्र तब तक दुनिया से कूच कर चुके थे। 66 में शैलेंद्र की डेथ होती है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत का चंद्रयान जब चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो शैलेंद्र का एक गाना रीसरफेस होता है, और वो गाना जो है वो गाना सुनील दत्त पर फिल्माया गया है। वो कहते हैं कि ये चंदा रूस का ना ये जापान का, हाँ, ये तो हिंदुस्तानी प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचिए कि शैलेंद्र कितने दूरदर्शी रहे होंगे कि कल चांद और तारों को छुएगा एटमी घोड़ा। तो मैंने इसकी तफ्तीश की, उनकी बेटी अमला दीदी को फोन किया, उनसे पूछा तो पता चला कि स्पुतनिक जैसी मैगजीन, साइंस मैगजीन आया करती थी और वो अपने समय और समाज और विज्ञान की प्रगति से हर वक्त वाकिफ रहा करते थे। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर इसमें अब महिला मन की बात हुई, हम इंसानियत की बात किए बगैर नहीं जा सकते हैं, बात खत्म नहीं कर सकते हैं। हालांकि बात अभी खत्म हम करने के मूड में भी नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपना अपना संस्कार अपने अपने धार्मिक नरेशन से मिल जाता है। किसी को कर्मा का संस्कार मिलता है, किसी को कयामत के रोज का संस्कार मिलता है, किसी को किसी बात की जवाबदेही की संस्कार मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो आम नागरिक है, आम लोग हैं जो रास्ते चलते हैं और इतना फिलॉसफिकल होकर सवाल का जवाब नहीं ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि हम भारतीयों के अंदर एक संस्कार डालने का काम शैलेंद्र ने बखूबी किया है। सजन रे झूठ मत बोलो, वाह, खुदा के पास जाना है, या यूं कह देना कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, है ना। तो ये जो इंसानियत वाले गाने हैं और जितनी सहजता से कही गई है सारी बात, मतलब आप गीता का 7वां अध्याय उठा के देखिए तो जो इतना गूढ़ चीज है वो एक लाइन में बोल के निकल जाते हैं। तो उन गानों पर आपका मतलब कौन से फेवरेट गाने हैं आपके, और मतलब कैसे याद दिलाएंगे हमें उन गानों को आप? अरे कितने सारे गाने हैं। मतलब मैं ये सोचता हूं कि जो वन लाइनर है ना, जिनको सूक्तियां कहा जा सकता है, शैलेंद्र अपने गानों में कैसे सूक्तियां छोड़ देते हैं। वो जिस देश में गंगा बहती है कि गाने में लिखते हैं, सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, अब लौट चले। जी।
है ना। ये देखिए कितनी गजब की बात है ना। उसके अलावा आप अगर देखें तो गाइड फिल्म का एक गाना है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। उस गाने में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी है, पूरी जिंदगी की फिलॉसफी, बाकायदा पूरी फिलॉसफी। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई। जी ये भी शैलेंद्र हमसे कहते हैं। जी। शैलेंद्र सूरत और सीरत फिल्म के एक गाने में कहते हैं, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में ही न समाए तो क्या क्या। जी बिल्कुल। अब बताइए कि ये फिल्मी दायरे में कही जा रही बातें और अलग अलग जगह कही जा रही बातें। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सचे दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। इस गाने में आगे चलकर आता है, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, सब सारी वो बातें करते हैं। जी बिल्कुल। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के में वो एक जगह लिखते हैं कि दुनिया के साथ जो चलता जाए आदमी वो है जो बढ़ता जाए, इस तरह की कोई बात कहते हैं। इसके अलावा बहुत अलग अलग गानों में शैलेंद्र जो हैं वो फिलॉसफी को छिपा के और अपनी बात कहते हैं। जैसे काला बाजार के एक गाने में कहते हैं, थम गया पानी जम गई काई, बहती नदियां ही साफ कहलाई, मेरे मन ने जाल फैलाए अब कहाँ जाऊं, हाय कहाँ जाऊं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं। तो ऐसे ढेर गाने हैं और मैं तो ये कहूंगा कि शैलेंद्र के गानों को सुनिए तो वो जो वन लाइनर हैं उन्हें कहीं लिखिए, उन्हें अपना फेसबुक स्टेटस बनाइए, आज का विचार की तरह रखा हाँ, जाए उन्हें उसको। अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाइए, उनके पोस्टर बनाइए। ऐसे बहुत सारे गाने हैं और बहुत अलग अलग जगहों पर वो एकदम से कोई बीच में से फिलॉसफी, ऐसे जैसे याद है आपको पहले कांच का टुकड़ा लेके ऐसे चमकाते थे बच्चे, ऐसे शैलेंद्र फिलॉसफी से हमारी आंखों में से एक चमक बिखेर नहीं, और लोक में उनकी ये गीत जो है वो मुहावरों की तरह इस्तेमाल होने लगा है। बाकायदा कि ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बिल्कुल। ये बात लोग आम बातचीत करते हुए कर जाते हैं। तो उन्होंने तो अपने गानों को हमारे लोक मुहावरों में डाल दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं कि शैलेंद्र जिस बैकग्राउंड से आ रहे थे, बिहार से थे, जाति व्यवस्था, हालांकि इस पर कभी उन्होंने खुल के कभी कोई बात नहीं की, जाति व्यवस्था जिस तरह की थी, और फिर उनके बहुत जल्दी ही उनके पिता को माइग्रेट करना पड़ा रावलपिंडी और ये सब, और फिर बहुत ही गरीबी के हालात से उनको गुजरना पड़ा। तो उनके गानों में संघर्ष तो दिखता है, गुस्सा क्यों नहीं दिखता है? उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की कभी अपने समाज से? जैसे मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है, ही इज हैप्पी अबाउट वेयर ही इज, वो खुश है। उनको शिकायत, हाँ वो बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं कि चीजें बदले, लेकिन कभी मुझे शिकायती अंदाज में बदलते हुए मैं बताता हूँ। देखिए कहाँ शिकायत, उजाला फिल्म के एक गाने में वो कहते हैं, अब कहाँ जाएं हम ये बता दे जमी, इस जहां में तो कोई हमारा नहीं। अब आप ये सोचिए कि वहां वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नफरत है निगाहों में, वहशत है निगाहों में, ये कैसा जहर फैला, है ना। आप ये सोचिए कि एक आम आदमी जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, और ये उजाला फिल्म किस जमाने में आई थी, आज भी कितना ज्यादा प्रासंगिक है ये गाना। या वो आक्रोश में आके कहते हैं, पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दीवाना, या कहीं वो कोई तो बात होगी जब उन्होंने किसी व्यक्ति पर तंज करते हुए कहा होगा कि कविराज कहे ना ये राज रहे ना ये ताज रहे ना ये राजघराना। कहीं कोई ये फिल्म की स्क्रिप्ट में आया है वो अलग बात है, लेकिन कहीं कोई बात जीवन की लग गई होगी। तो ऐसे कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर वो सारी चीजें आती हैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि एक भूख का गाना है उजाला का, सूरज जरा आप आसा रोटी पकाएंगे हम, ए आसमां तू बड़ा मेहरबान। बिल्कुल। कमलेश पांडे जी बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर है, मतलब बिल्कुल। उन्होंने इस गाने के बारे में कहा है कि ये पहला गाना है
जिसको सुनते हुए आंख और मुंह दोनों में पानी आता है। क्या बात क्योंकि आंख में पानी आता है इसके दर्द और भूख को देखकर, और उसमें जो बैगन लाओ आलू आलू टमाटर की साग के साथ खाएंगे, तो बोले कि वो जो सोंधापन उसके स्वाद में आता है आलू टमाटर के साग का, तो वो कहते हैं कि मुंह में भी पानी आता है और आंखों में भी पानी आता है। कितनी अच्छी बहुत बात प्यारी बात है। और मैं वही कहने जा रहा था कि भूखी दुनिया पर शैलेंद्र के आक्रोश का गाना है, लेकिन उन्होंने उसको लपेट के अपनी बात कही है। आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। जब जिस समाज में रोटी सपना बन जाए, तो आप सोचिए कि कितना गहन कमेंट है उनका। जी, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ जो उनके व्यक्तित्व के बहुत ही मतलब एक का एक ऐसा पक्ष है कि जिसको बाद में शंकर जयकिशन जी ने उसको अपने धुन में लगाकर बोला, मुखरा बना दिए हो तुम मंत्रा पूरा करके ले आना। और वो है शैलेंद्र तुनक मिजाज थे या गुस्सैल थे? देखिए, एक व्यक्ति के तमाम पहलू होते हैं। तो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसका कारण ये है कि किसी ने वादा किया है ना, म्यूजिक डायरेक्टर ने वादा किया कि आपको गाने देंगे, और बाद में एक फिल्म आई जिसमें एक किसी और गीतकार के गाने आए, तो उनको बुरा लगा कि ये जो वादा मुझसे किया गया था। तो उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिख के भेजा था, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। क्या बात है, जिंदगी की सिचुएशन का गाना फिल्म में चला जाता है। सही बात ये है। बात है। तो शैलेंद्र एक हम सब की तरह अलग अलग स्थितियों में हर्ट होते रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होगा, लोगों से उनकी शिकायतें रही होंगी, वो तमाम बातें वहां निकल के आती हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये गाना बिल्कुल कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, ये मतलब ये क्या व्यंग्य है, और क्या, और कितनी बड़ी धमकी है कि पूछूंगा हाल, कभी तो मिल तो जाओ मुझे फिर हाल पूछूंगा। लेकिन हमारी बातचीत में तीसरी कसम का आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। देखिए क्या हुआ था कि बासु भट्टाचार्य किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान फणीश्वरनाथ रेणु की किताब पढ़ रहे थे, और वो कहानी उन्होंने पढ़ी, मारे गए गुलफाम। शैलेंद्र मौजूद थे, उन्होंने वो कहानी ली, मतलब वो किताब उनसे ली, उन्होंने पढ़ा, तो उनको लगा कि इस पर मुझे फिल्म बनानी है। सारी दुनिया ने मना किया, राज कपूर ने भी मना किया कि कविराज फिल्म मत बनाओ, ये आपकी फील्ड नहीं है। लेकिन वो एक जिद आ गई थी कि तीसरी कसम उन्हें बनानी है। और आप ये देखेंगे कि इस पूरी यात्रा में बहुत संघर्ष उन्हें करना पड़ा। और बासु भट्टाचार्य नए डायरेक्टर थे, उनको डायरेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। रेणु जी ने खुद स्क्रिप्ट लिखी, और वो तमाम चीजें जो सारी दुनिया जानती है। मतलब तीसरी कसम में सारे स्टॉलवर्ट्स इकट्ठे हो गए थे, सब जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये तीसरी कसम कहीं ना कहीं शैलेंद्र के लिए एक सपना बन गया था, और उस सपने तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कई ऐसे अपने लोग थे प्रोडक्शन में जिन्होंने उनका फायदा उठाया। लेकिन जब वो फिल्म बनी तो वो कल्ट हो गई। और आप ये देखिए कि शैलेंद्र भले इस कामयाबी को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रपति का अवार्ड उस फिल्म को मिलता है जी। और आज तक हम उस फिल्म की बात कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं शैलेंद्र ने तीसरी कसम के रूप में एक अनमोल नगीना हमें दिया है जी। और बेमिसाल फिल्म बनाई जी। तो तीसरी कसम हम पूरबियों के लिए और ख़ास तौर पे बिहार के रहने वाले लोगों के लिए वो पहली कहानी के तौर पर हम देखते हैं जो बॉलीवुड में पहुंची हमारी कहानी की। और बहुत छोटी छोटी बातें कि उसमें जो चिवड़ा दही दोनों लोग बैठ के खाते हैं, और वो आम के बगिया से जो गुजर रहा है, वो महुआ की गटवारिन की जो गाने हैं। तो तीसरी कसम सच में एक कल्ट फिल्म है, और अपने तमाम गीतों के अलावा जो सबसे बड़ा चीज हमारे पास छोड़ कर गए हैं शैलेंद्र, वो तीसरी कसम है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि शैलेंद्र को क्या ये देश ढंग से थैंक यू नहीं बोला। कोई पद्मश्री नहीं, कोई पद्म भूषण नहीं, कोई अवार्ड नहीं, 2 फिल्म फेयर अवार्ड, और उनके गुजर जाने के बाद उनके तीसरी कसम के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला। क्या
आपकी किताब ये कोशिश कर रही है कि उनको इस जन्मशती वर्ष में आवाज पहुंचे वहां तक जो लोग डिसाइड करते हैं कि पद्मश्री मिलना चाहिए या पद्मभूषण मिलना चाहिए या जो भी सरकारी अवार्ड है वो मिलना चाहिए। कि आपकी किताब का वो मंशा है? नहीं, ये मंशा तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है मंशा कि हम फिल्मी गाने सुनते हैं, हम गायक को याद रखते हैं, हम एक्टर को याद रखते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि अजीब दास्तां है ये जैसा गाना सुन के हम गीतकार शैलेंद्र को याद नहीं रखते, या बाकी तमाम गानों को सुनते हुए हम गीतकार के तौर पर शैलेंद्र को याद नहीं रखते। तो ये किताब ये कोशिश कर रही है कि शैलेंद्र को एक गीतकार के तौर पर उनका पूरा हक मिले। दूसरी बात, ये किताब ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो कुशलता है, जिस तरह से वो अपने कहानी और सिचुएशन और किरदारों के बीच अपने समय और समाज की बात कहते चले गए अपने छोटे से करियर में, उस कुशलता को सलाम किया जाए कि वो कितने बड़े, कितने दिग्गज, कितने अनमोल गीतकार थे कि उनके गाने हमारे होंठों पर गाहे बगाहे कभी भी सज जाते हैं जी, बिना इस बात से वाकिफ हुए कि शैलेंद्र के गाने हैं जी। तो ये किताब उस गीतकार की गुमनामी को सलाम कर रही है और ये आग्रह कर रही है कि भैया जब हम गाने सुने तो गीतकार को भी सलाम करते चले। बहुत अच्छी बात कही आपने यूनुस भाई, और आप हमारे यहाँ आए बातचीत करने के लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से बता दूं, राजकमल से ये किताब आई है, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, राजकमल के अपने वेबसाइट पे भी, और आपके आसपास के जितने भी किताब बुक स्टॉल है सब जगह उपलब्ध है। हर जगह अलग अलग ऑफर, अलग अलग प्राइसिंग पे आपको ये मिलेगा। वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हुआ है और अब इस साल जितने भी बुक फेयर्स होंगे और जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल होंगे, राजकमल क्या की, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो यूनुस भाई से भी आपको कई जगह मिलने का मौका मिलेगा कि यूनुस भाई? बिल्कुल। और ये किताब तो जरूर ही अपनी उपस्थिति हर बुक फेयर और हर लिटरेचर फेस्टिवल में रखने वाली है। तो दोस्तों, बातचीत को यहीं रोकते हैं, ख़त्म और समाप्त कहना तो बहुत ही मुश्किल है। और इनके ही गीतकार शैलेंद्र के ही एक गाने से कि छोटी सी है दुनिया पहचाने रास्ते हैं, हम कहीं तो मिलेंगे तो पूछेंगे हाल। क्या बात है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।